सभी अधिगमकर्ताओं को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर रेणु श्रीवास्तव आज इस वार्ता में एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक करिकुलम, टीचिंग, लर्निंग, असेसमेंट पर अपनी बात को रखना चाहते हैं और हम लोग मिलकर इस टॉपिक पर अध्ययन करेंगे। ये टॉपिक अपने आप में काफ़ी वास्ट है, काफ़ी बड़ा टॉपिक है, इसलिए आज के इस सेशन में हम अपना फ़ोकस अंडरस्टैंडिंग ऑफ द करिकुलम कि पाठ्यक्रम क्या है, हम पाठ्यक्रम से क्या समझते हैं, इस पर हम ज़्यादा फ़ोकस रखेंगे। तो हमारा जो लेक्चर होगा, जो हम वार्ता करेंगे, जो बातचीत करेंगे, वो हम करिकुलम और उसकी समझ या उसकी अंडरस्टैंडिंग पर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं और जैसा कि आप लोगों ने भी सुना होगा कि हम जब एजुकेशन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि लाइफ इज़ एजुकेशन एंड एजुकेशन इज़ लाइफ इन इटसेल्फ। यानी शिक्षा ही जीवन है और जीवन ही शिक्षा है। जब हम इस बात को कहते हैं तो हम ये समझते हैं कि जीवन और शिक्षा दोनों एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध अधिक है और शिक्षा के बिना जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है। इस दृष्टिकोण से जब हम देखते हैं तो ये हम मानते हैं कि शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है और इसी प्रक्रिया के दौरान व्यक्ति अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है, परिमार्जन करता है और जीवन के नए-नए आयामों को प्राप्त करता है। यानी जीवन में अपने उद्देश्यों को, अपने लक्ष्यों को वो प्राप्त करने में सफल होता है। अब इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में बहुत से औपचारिक और अनौपचारिक साधनों का उपयोग किया जाता है, पर मुख्यतः हम औपचारिक जिनको हम फॉर्मल मीन्स कहते हैं, उनका उपयोग करते हैं। तो जब हम पूर्व उद्देश्यों को ध्यान में रखकर जब हम व्यवस्थित ढंग से संस्थापित संस्थाओं में लर्निंग एक्सपीरियंसेस प्रदान करते हैं या अधिगम अनुभव प्रदान करते हैं, तो हम ऐसी संस्थाओं को विद्यालय कहते हैं और ये जो विद्यालय हैं इनमें ही हमें पाठ्यक्रम की आवश्यकता होती है। अब आप स्नातक के विद्यार्थी हैं, आपने स्नातक में बहुत सारे विषयों का चयन किया है। हम मानकर चलते हैं चलिए आपने एजुकेशन एक सब्जेक्ट लिया है, शिक्षा शास्त्र एक विषय लिया है। जब आपने शिक्षा शास्त्र विषय लिया तो आपके मन में कई प्रश्न उठे होंगे कि शिक्षा शास्त्र के में हमें क्या पढ़ना है? हमें कैसे पढ़ना है? हमें कितना पढ़ना है? हमें क्या पढ़ाया जाएगा? तो ये जो मूलभूत प्रश्न हैं, ये शिक्षक के मन में भी उठते हैं और छात्र के मन में भी उठते हैं। इन सारे मूलभूत प्रश्नों का एक ही उत्तर है और वो उत्तर एक प्रत्यय या एक टर्म के रूप में कहा जा सकता है, जिसे कि हम पाठ्यक्रम कहते हैं या जिसे कि हम करिकुलम कहते हैं। क्योंकि कक्षा में किसी भी विषय में कितना पढ़ाया जाए, क्या पढ़ाया जाए, कैसे पढ़ाया जाएगा, इन सब का जवाब हमें पाठ्यक्रम से ही मिलता है। अब अगर पाठ्यक्रम का हम देखिए सिंपल शब्दों में अगर हम उसको समझना चाहें और हम उसको उसका संधि विच्छेद करें, तो हम पाठ्यक्रम को कह सकते हैं पाठ्य प्लस क्रम। पाठ्य का तात्पर्य होता है विषय वस्तु और क्रम का मतलब होता है क्रमबद्ध। यानी जब हम सीखने सिखाने की प्रक्रिया को में जो विषय वस्तु है, जो पाठ्य वस्तु है, उसको हम क्रमबद्ध रूप से संगठित कर देते हैं, ऑर्गेनाइज़ कर देते हैं, तो हम उसे ही पाठ्यक्रम कहते हैं। अब अगर हमारी जो एजुकेशनल सिस्टम है, जो एजुकेशन सिस्टम है, शिक्षा व्यवस्था है, अगर हम उसको एक इक्वेशन के रूप में कहना चाहें, तो हम ये कह सकते हैं कि शिक्षक प्लस शिक्षार्थी प्लस पाठ्यक्रम इज़ इक्वल टू एजुकेशन सिस्टम। यानी शिक्षा व्यवस्था में जो सम इम्पोर्टेंट 3 कंपोनेंट हैं, वो शिक्षक है, शिक्षार्थी है और पाठ्यक्रम है। अब ये जो पाठ्यक्रम है, ये हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था का एक तरह से फाउंडेशन है, एक तरह से ये शिक्षा व्यवस्था का आधार होता है और इसका जो पाठ्यक्रम का जो निर्माण है, वो उद्देश्यों को ध्यान में रखकर, जो शिक्षा के उद्देश्य होते हैं, उनको हम ध्यान में रखकर करते हैं। साथ ही जो समाज की जो सांस्कृतिक
और सामाजिक आवश्यकताएँ हैं और जो अपेक्षाएँ हैं, जो उसके बौद्धिक मूल्य हैं, उनको भी ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम का संगठन किया जाता है, उसकी संरचना की जाती है और इसीलिए जैसे-जैसे समाज की जो आवश्यकता है, जो समाज के मूल्य हैं, उनमें जैसे-जैसे परिवर्तन होता है, वैसे-वैसे पाठ्यक्रम में भी परिवर्तन होता जाता है क्योंकि जैसे समाज की आवश्यकता के अनुकूल पाठ्यक्रम शिक्षा व्यवस्था बनती है, तो जैसे-जैसे समाज के मूल्यों में परिवर्तन आता है, वैसे-वैसे शिक्षा और साथ ही पाठ्यक्रम में भी परिवर्तन आता है। चलिए पाठ्यक्रम क्या है और इसकी क्या लिटरल मीनिंग है, इसका क्या शाब्दिक अर्थ है, इस पर भी थोड़ा हम लोग विचार करते हैं। जैसा कि आप जानते हो कि पाठ्यक्रम अंग्रेजी के करिकुलम शब्द का पर्याय है। इंग्लिश में हम इसे करिकुलम कहते हैं। अंग्रेजी के बहुत से शब्दों का जो ओरिजिन है, वो लैटिन ओरिजिन है। तो करिकुलम शब्द भी जो है, वो अंग्रेजी के क्यूरेरे शब्द से बना हुआ है, जिसका कि अर्थ है दौड़ का मैदान। अर्थात अगर हम इसको इलैबोरेट करने की कोशिश करें, इसको हम परिभाषित करने की कोशिश करें, तो हम ये कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम का जो तात्पर्य है, वो उस दौड़ के मैदान से लगाया जाता है, जिस पर चलकर या दौड़कर कोई भी विद्यार्थी अपने गंतव्य को या अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। पाठ्यक्रम शब्द एक व्यापक शब्द है, एक ब्रॉड टर्म है, जिसमें सिलेबस जिसको आप कहते हो, जिसको आप पाठ्य वस्तु कहते हो, वो भी सम्मिलित रहती है और साथ ही में विद्यालय वातावरण में जितनी भी प्रभावी और उपयोगी जितनी भी विषय वस्तु है, उन सब का समावेश भी पाठ्यक्रम के अंतर्गत ही होता है। इसके अर्थ को अगर हम और अधिक स्पष्ट करें, तो माध्यमिक शिक्षा आयोग आपने नाम सुना होगा, जिसे कि मुदालियार आयोग भी कहते हैं, 1952-53 में बना था और मुदालियार आयोग ने जब पाठ्यक्रम को परिभाषित किया और उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की, तो उन्होंने ये कहा कि पाठ्यक्रम का संबंध केवल उन सैद्धांतिक विषयों से ही नहीं है, जो कि विद्यालय में पढ़ाए जाते हैं, बल्कि पाठ्यक्रम के अंतर्गत वे सभी अनुभव, वे सभी एक्सपीरियंसेस निहित होते हैं, जो कि विद्यार्थी को विद्यालय के कक्षा कक्ष में, प्रयोगशाला में, कार्यशाला में, खेल के मैदान में उसको प्रदान किए जाते हैं। अगर हम इस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि पाठ्यक्रम क्या है और उसको समझने का प्रयास करते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि संपूर्ण जो विद्यालयी जीवन है, जो पूरा विद्यालय में जो-जो हमें एक्सपीरियंसेस जिस-जिस भी माध्यम से प्राप्त होते हैं, वो सब कहीं न कहीं हमारे पाठ्यक्रम का ही एक भाग होता है। कनिंघम एक और शिक्षाविद हैं, जिन्होंने पाठ्यक्रम को और भी स्पष्ट किया और उन्होंने उसकी तुलना कुछ से की। जैसे जब वो कलाकार शब्द का उपयोग करते हैं अपनी डेफिनिशन में, तो कलाकार को वो शिक्षक मानते हैं। जब वो चित्रशाला कहते हैं, तो वो विद्यालय को उससे कंपेयर करते हैं। जब वो आदर्श कहते हैं, तो वो उद्देश्यों से कंपेयर करते हैं और जब वो अ, साधन की बात करते हैं, तो वो बालक की बात करते हैं। कनिंघम कहते हैं कि पाठ्यक्रम कलाकार के हाथ में वो साधन है या वो मीन्स है जिसे वो अपनी चित्रशाला यानी विद्यालय में अपनी सामग्री यानी विद्यार्थी को अपने आदर्शों यानी अपने उद्देश्यों के अनुसार वो ढालने का प्रयास करता है। इसी तरह से अलग-अलग शिक्षाविदों ने करिकुलम को अपने-अपने शब्दों में डिफाइन करने की कोशिश की है। मुनरो एक और शिक्षाविद हैं जो इसके अर्थ को और अधिक स्पष्ट करते हैं और वो ये कहते हैं कि पाठ्यक्रम में वे सभी अनुभव सम्मिलित होते हैं, जिन्हें शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विद्यालय अपने प्रयोग में लाता है। या वो कहना चाहते हैं कि curriculum embodies all experiences which are utilized by the school to attain the aims of education यानी शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो भी अनुभव विद्यालय में दिए जाते हैं वे सब पाठ्यक्रम में सम्मिलित होते हैं। मुझे लगता है कि ये जो डेफिनिशंस हैं, अगर हम इनकी एनालिसिस करें, तो हम ये कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय के अंदर और विद्यालय के बाहर। जब हम विद्यालय के अंदर कहते हैं, तो हमारा तात्पर्य होता है कक्षा कक्ष, प्रयोगशाला,
कार्यशाला। जब हम बाहर की बात करते हैं, तो विद्यालय में खेल का मैदान या जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, जो अतिरिक्त क्रियाएँ होती हैं, वो सारे उनमें जो अनुभव दिए जाते हैं, वे भी सब पाठ्यक्रम के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। तो मुझे लगता है कि अब ये आपको स्पष्ट हो गया होगा, इससे आप ये समझ रहे होंगे कि शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विद्यालय में जो भी अंदर और बाहर जो क्रियाएँ होती हैं, जिनके माध्यम से बालक के ज्ञान, उसके कौशल, उसके व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाया जाता है, वे सब पाठ्यक्रम का ही एक भाग होते हैं। और स्पष्ट शब्दों में इसको कहना चाहें, तो हम कह सकते हैं कि जो भी अधिगम अनुभव हैं, जो भी लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं, उनका एक नियोजित, क्रमबद्ध और श्रेणीबद्ध जो संगठन है, जो ऑर्गेनाइज़ेशन है, उसको ही हम पाठ्यक्रम कहते हैं। यानी पाठ्यक्रम के अंतर्गत टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंसेस सारे अनुभव हमारे सम्मिलित होते हैं, जो उद्देश्यों की पूर्ति के लिए होते हैं। इसलिए अगर एक लाइन में हम कहना चाहें, तो हम कह सकते हैं कि करिकुलम इज़ द टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंसेस अ गिवन इन द स्कूल या कॉलेजेस में जो एक्सपीरियंसेस दिए जाते हैं, वही हमारे पाठ्यक्रम होते हैं। तो पाठ्यक्रम के अर्थ को आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पर हम एक बात और आपसे बताना चाहते हैं कि अक्सर होता है कि हम पाठ्यक्रम कहते हैं कि हमारे पाठ्यक्रम में ये है, फिर हम कहते हैं हमारे सिलेबस में ये है। यानी अक्सर हम अपनी बातचीत में जब सामान्य बातचीत करते हैं, तो पाठ्यक्रम और सिलेबस दोनों को एक-दूसरे का पर्याय मानते हैं या एक ही चीज़ के लिए हम पाठ्यक्रम और सिलेबस का प्रयोग करते हैं। लेकिन शिक्षा की दृष्टि से जब हम देखते हैं, तो पाठ्यक्रम और सिलेबस में अंतर होता है। चलिए चर्चा करते हैं इस बात की कि पाठ्यक्रम और सिलेबस में क्या अंतर होता है। पाठ्यक्रम अ, एक ब्रॉड टर्मिनोलॉजी है, एक व्यापक टर्म है, जिसके अंतर्गत उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो विषय वस्तु है, वो सम्मिलित होती है। साथ ही जैसा कि अभी आपने पहले देखा कि विद्यालय वातावरण में जितने भी इससे संबंधित जितने भी उपयोगी और प्रभावी अनुभव प्रदान किए जाते हैं, वे सब पाठ्यक्रम में इंक्लूडेड होते हैं। जबकि सिलेबस जो है, वो पाठ्यक्रम का केवल एक भाग होता है, जो 1 वर्ष के दौरान या 1 सत्र के दौरान शिक्षक के द्वारा छात्रों को दी जाने वाली जानकारी कराई जाने वाली विषय वस्तु और उसकी मात्रा के बारे में केवल हमें बताती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पाठ्यक्रम है, वो एक सुपर सेट है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। लेकिन जो सिलेबस है, वो एक सबसेट है, यानी एक करिकुलम का ही वो एक भाग है। और इसको अंतर करना चाहें तो पाठ्यक्रम जो है चूँकि वाइड है पूरे सामाजिक उद्देश्यों को ध्यान में रखकर उसका निर्माण किया जाता है, तो पाठ्यक्रम जो है वो शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति करता है। शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं, उनकी पूर्ति के लिए पाठ्यक्रम होता है, जबकि सिलेबस जो है वो शिक्षण के उद्देश्यों की पूर्ति करता है कि हमें क्लास में कितना पढ़ाना है और क्या पढ़ाना है और 1 वर्ष में हमें कितना पढ़ाना है, ये हमें सिलेबस बता देता है। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो करिकुलम होता है, वो पूरे कोर्स का होता है। यानी अगर मान लीजिए कि आपका एक स्नातक फॉर एग्ज़ाम्पल हम आपने स्नातक कोर्स में जो कुछ भी आपके कोर्स में है, जितनी भी स्नातक की चीज़ें हैं, वो आपका क्या है पाठ्यक्रम है, स्नातक का पाठ्यक्रम है। लेकिन जब हम एक सब्जेक्ट की बात करते हैं, तो उसकी जो विषय वस्तु है, वो एक सब्जेक्ट की एक पेपर का की जो विषय वस्तु है, वो आपका सिलेबस होता है। अ, जो आपका पाठ्यक्रम है, उसकी अवधि पूरे कोर्स की समाप्ति तक होती है, यानी जब आप स्नातक कर लेंगे, तब आपके एजुकेशन का जो पाठ्यक्रम टर्म 1, टर्म 2 या आपका 1 साल का होगा, वो आपका पूरा एजुकेशन का पाठ्यक्रम होगा। लेकिन 1 टर्म में जो आपको मॉड्यूल्स आपने जो अध्ययन किए हैं और उसमें जो विषय वस्तु होगी, वो आपका सिलेबस होता है। तो
ये बात आप समझ गए होंगे कि पाठ्यक्रम एक बहुत वाइड चीज़ है और उसका एक भाग केवल सिलेबस है, जो हम शिक्षण के दौरान या टीचिंग के दौरान शिक्षक के द्वारा विषय वस्तु की जानकारी छात्र को दी जाती है। चलिए एक एग्ज़ाम्पल के द्वारा इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए कि हाई स्कूल का पाठ्यक्रम है। अब हाई स्कूल के पाठ्यक्रम जो है उसमें पूरे हाई स्कूल के पाठ्यक्रम का उद्देश्य है कि बालक का संपूर्ण विकास करना है और उस संपूर्ण विकास के लिए बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, आवश्यक सब्जेक्ट्स हैं। मान लीजिए कि उसका एक सब्जेक्ट गणित है और उस गणित सब्जेक्ट में या जो अरिथमेटिक है, गणित मैथमेटिक्स है, उसमें कुछ सब सब्जेक्ट्स हैं, जैसे अरिथमेटिक है अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है। अब जो अरिथमेटिक, अलजेब्रा या ज्योमेट्री के जो अ, विषय वस्तु होगी या जो उनमें टॉपिक्स होंगे, वो आपका गणित का सिलेबस होगा। ठीक है? और जो और सब्जेक्ट्स के साथ आप के हैं, वो आपका पूरे गणित का या हाई स्कूल का आपके पाठ्यक्रम में होगा कि आपको ये विषय पढ़ने होते हैं। तो जो हमारा एक और डिफरेंस इससे समझ में आता है कि हमारा जो सिलेबस होता है, वो हमारे केवल ज्ञानात्मक पक्ष का विकास करता है, केवल कॉग्निटिव डेवलपमेंट करता है, जबकि जो हमारा करिकुलम है, जो पाठ्यक्रम है, वो हमारे ज्ञान के तीनों पक्षों यानी ज्ञानात्मक पक्ष का, भावात्मक पक्ष का और कौशलात्मक पक्ष का, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, अफेक्टिव डेवलपमेंट और साइकोमोटर डेवलपमेंट तीनों पक्षों का हमारा विकास करता है। एक और उदाहरण से हम इस अंतर को समझ लेते हैं। मान लीजिए कि आपने सबने किताबें देखी होंगी, हाई स्कूल करके आप लोग आए हो, सेकेंडरी एजुकेशन करके आए हो। मान लीजिए कि हम 9th की एक साइंस की बुक ले लेते हैं। जब हम उस साइंस की बुक को खोलते हैं तो साइंस की बुक में टॉपिक लिखे रहते हैं कि भाई ये साइंस की बुक का सिलेबस है जिसमें मान लीजिए कि चैप्टर 1 लिखा है कि वर्ल्ड अराउंड अस, फिर लिखा है वर्क फोर्स एनर्जी, ग्रेविटी लिखा हुआ है, साउंड लिखा हुआ है, लाइट लिखा हुआ है, फोर्स वर्क एंड एनर्जी लिखी हुई। ये सारी क्या है? टॉपिक्स हैं। किसके टॉपिक्स हैं? सिलेबस के टॉपिक्स हैं जो हमने पढ़ना है। लेकिन अगर हमें ये कहना हो कि करिकुलम में क्या होगा, तो करिकुलम में ये विषय वस्तु तो होगी ही, इसके साथ-साथ जितनी भी पाठ्य सहगामी यानी को-करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं या जितनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, जिनका अनुभव दिया जाना है, यानी हम साइंस टॉक क्लास में अरेंज करते हैं, साइंस के एग्ज़िबिशन लगाते हैं हम उसमें साइंस का टूर बच्चों को करवाते हैं, साइंस डे विद्यालय में सेलिब्रेट करते हैं। हम बच्चों का असेसमेंट करते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट करते हैं, सम्मेटिव असेसमेंट करते हैं और उसके आधार पर उनको फीडबैक देते हैं। तो इतना जब हम सारा काम करते हैं, अगर हम छोटे से संदर्भ में समझना चाहें, तो ये सारी चीज़ें करिकुलम के अंतर्गत आती हैं। जब हम विषय वस्तु के जानकारी के साथ-साथ हम उन्हें उससे संबंधित और अनुभव जो एक्स्ट्रा करिकुलर, को-करिकुलर एक्टिविटीज़ के रूप में, असेसमेंट के रूप में, फीडबैक के रूप में जो प्रदान करते हैं, वो हमारा करिकुलम होता है। तो करिकुलम एक ब्रॉड टर्म है और उसकी एक सब यूनिट या उसका एक छोटा-सा जो भाग है, वो हमारा सिलेबस होता है। एक लाइन में हम कह सकते हैं कि करिकुलम इंटीग्रेट्स सिलेबस इटसेल्फ कि करिकुलम जो है, वो सिलेबस को अपने अंदर समाहित कर लेता है। चलिए, तो मुझे लगता है कि ये स्पष्ट हो गया होगा कि व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन द करिकुलम एंड द सिलेबस। नेक्स्ट हम लोग इस करिकुलम में चर्चा करते हैं कि पाठ्यक्रम कितने स्तर पर बनता है। अब पाठ्यक्रम अ, जो एक स्तर तो हमारे शिक्षा के स्तर होते हैं कि प्राइमरी लेवल का पाठ्यक्रम, सेकेंडरी लेवल का पाठ्यक्रम या हायर लेवल का पाठ्यक्रम। दूसरी जो बात होती है, वो होती है कि कितने लेवल पर बनाते हैं। तो पाठ्यक्रम का जो निर्माण होता है, वो मुख्यतः 3 लेवल पर करते हैं। इन 3 लेवल्स में लोकल लेवल यानी स्थानीय स्तर होता है, दूसरा स्टेट लेवल होता है और तीसरा जो होता है वो अ, नेशनल लेवल पर होता है। यानी लोकल लेवल पर, स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं। तीनों की अपनी-अपनी उपयोगिताएँ हैं और तीनों की अपनी-अपनी सीमाएँ हैं। अगर जब लोकल लेवल की हम बात करते हैं, तो आपको इसके अर्थ से ही समझ में आ रहा होगा कि इसमें हम जो लोकल इश्यूज़ होते हैं, जो स्थानीय मुद्दे होते हैं, जो स्थानीय समस्याएँ होती हैं, इस तरह के पाठ्यक्रम में उनको अधिक
एम्फसाइज़ किया जाता है, उनको अधिक महत्व दिया जाता है। ये पाठ्यक्रम आसानी से कंस्ट्रक्ट डिज़ाइन किया जा सकता है, ये पाठ्यक्रम आसानी से एक्सेसिबल होता है, इस पाठ्यक्रम से स्थानीय मुद्दे ज़्यादा फ़ोकस होते हैं। इस पाठ्यक्रम में यदि कोई भी इससे लोगों की अपेक्षाएँ, आवश्यकताएँ पूर्ण नहीं हो रही हैं, तो इस पाठ्यक्रम में परिवर्तन भी आसानी से संभव होता है। अगर हम स्टेट लेवल के पाठ्यक्रम की बात करें, तो आप जानते हो कि भारत एक ऐसा देश है, जहाँ पर बहुत सारे भाषाएँ बोली जाती हैं, यानी बहुभाषा भाषी देश है। बहुसंस्कृति बहुत सी संस्कृतियों के लोग रहते हैं, बहुत से धर्म के लोग रहते हैं। ऐसे देश में जहाँ विभिन्नताएँ इतनी हैं, वहाँ पर एक करिकुलम से लोगों की जो आवश्यकताएँ हैं, जो लोगों की अपेक्षाएँ हैं, वो शायद पूर्ण ना हो पाएँ। इसलिए ये आवश्यक होता है कि हम पाठ्यक्रम को स्टेट लेवल पर जो स्टेट की, प्रदेश की जो आवश्यकता है, उस पर फ़ोकस करके हम स्टेट लेवल पर पाठ्यक्रम को बनाया जाए। तो प्रादेशिक स्तर पर जो पाठ्यक्रम बनता है, उसमें प्रदेश की जो समस्याएँ होती हैं, जो प्रदेश की आवश्यकताएँ होती हैं, वहाँ पर जिस एरिया में डेवलपमेंट की आवश्यकता होती है और साथ ही उस प्रदेश की क्या हिस्ट्री है, उस प्रदेश की क्या ज्योग्राफी है, वहाँ पर क्या ट्रेड्स हैं, इन सब बातों को भी ध्यान में रखकर प्रदेश का अ, जो करिकुलम है, पाठ्यक्रम जो है, वो प्रदेश स्तर पर भी बनाया जाता है। अब जैसे कि अगर हम बात करें कि प्रदेश स्तर पर जैसे बिहार है, मान लीजिए बिहार स्टेट है, तो वहाँ पर बिहार बीसीएफ करके एक पाठ्यक्रम होता है, जिसको कि हम बिहार करिकुलम फ्रेमवर्क कहते हैं, जो बिहार के स्कूली बच्चों के लिए पाठ्यक्रम बनाता है। इसी तरह से और भी स्टेट्स हैं, जहाँ पर कि स्टेट लेवल की संस्थाएँ होती हैं। अगर हम यूपी की बात करें, तो एससीईआरटी यानी स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये जो संस्था होती है, वो स्कूली लेवल पर बच्चों के लिए किस तरह का पाठ्यक्रम हो, उस पर ये अपने सजेशंस देती है और उस पाठ्यक्रम को बनाती है। इस तरह से स्टेट लेवल पर पाठ्यक्रम बनाते हैं। नेशनल लेवल पर जो पाठ्यक्रम होता है, उसका अपना महत्व होता है, क्योंकि जो राष्ट्रीय स्तर पर पाठ्यक्रम बनता है, वो निश्चित रूप से राष्ट्र की जो आकांक्षाएँ हैं, जो राष्ट्र की आवश्यकताएँ हैं, जो राष्ट्र के आदर्श हैं, जो राष्ट्र के मूल्य हैं, उनके आधार पर पाठ्यक्रम का निर्माण होता है और ये जो पाठ्यक्रम होता है, ये सभी लोगों के लिए बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के सबको समान लर्निंग एक्सपीरियंसेस प्रदान करता है। तो ये हमारे जो पाठ्यक्रम होते हैं, वो अलग-अलग स्तर पर बनाए जाते हैं। लोकल स्तर पर, स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर ये पाठ्यक्रम बनाए जाते हैं। अब ये जो पाठ्यक्रम होते हैं, इनको बनाते समय 2 मुख्य बातों को ध्यान में रखा जाता है, जिसमें एक तो लर्नर की नीड होती है और दूसरी सोसाइटी की नीड होती है। यानी पाठ्यक्रम बनाया किसके लिए जा रहा है? बच्चे के लिए बनाया जा रहा है। बच्चा अ, किस तरह के पाठ्यक्रम को पढ़े, ताकि जिस समाज का वो सदस्य है, जिस समाज का वो अंग है, उस समाज में वो आसानी से समायोजन कर सके, उस समाज के मूल्यों के अनुसार, उसकी अपेक्षाओं के अनुसार वो अपने आप को ढाल सके। इसके लिए इस बात की आवश्यकता होती है कि हमारी जो सामाजिक आवश्यकताएँ हैं, वो भी हों। तो जब हम बच्चे की आवश्यकता की बात करते हैं कि बच्चे के अकॉर्डिंग पाठ्यक्रम हो, तो निश्चित रूप से एक ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए, जो बच्चे की रुचि के अनुसार हो, उसकी आवश्यकता के अनुसार हो, उसकी आकांक्षाओं के अनुसार हो। पाठ्यक्रम ऐसा हो, जो उसके व्यक्तित्व निर्माण में, उसकी पर्सनैलिटी का ऑल राउंड डेवलपमेंट कर सके और साथ ही पाठ्यक्रम ऐसा भी हो, जो बच्चे के अंदर लर्नर के अंदर एक रेडीनेस उत्पन्न कर सके, यानी पाठ्यक्रम को देखकर उसके अंदर पढ़ने की इच्छा उत्पन्न हो। आपने थॉर्नडाइक के लर्निंग के लॉज़ पढ़े होंगे, जिसमें कि एक लॉ है, लॉ ऑफ रेडीनेस, यानी तत्परता का नियम। जब बच्चा पढ़ने के लिए रेडी होता है, जब वो तत्पर होता है, जब वो इच्छुक होता है, तो वो ज्ञान को सुगमता से ग्रहण कर सकता है। तो हमारा पाठ्यक्रम ऐसा भी होना चाहिए कि जिसके अंदर रेडीनेस ऑफ लर्नर फॉर लर्निंग, यानी लर्नर जो है वो सीखने के लिए रेडी हो,
तैयार हो, क्योंकि अगर हमें लर्निंग को एफ़िशिएंट बनाना है, लर्निंग को हमें इफ़ेक्टिव बनाना है, तो ये बहुत आवश्यक है कि वो बच्चे की आवश्यकता के अनुकूल हो। पाठ्यक्रम ऐसा हो जो सार्थक हो, व्यावहारिक हो, उसके जीवन के लिए उपयोगी हो और उसमें जितने भी तथ्यों को सम्मिलित किया जाए, वो फैक्ट्स पर आधारित हों, यानी वो ऑथेंटिक हों और वो फैक्चुअल हों, उनको ही हमें सम्मिलित करना चाहिए। अब अगर हम सामाजिक, ये तो हो गई बच्चे की नीड्स के अकॉर्डिंग हमारा पाठ्यक्रम होना चाहिए और जब पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाए तो इन बातों को ध्यान में रखा जाए। लेकिन अगर हम सोसाइटी की नीड की बात करते हैं, तो चूँकि शिक्षा समाज के लिए है, इसलिए पाठ्यक्रम जो है, वो भी समाज की आवश्यकताओं, आकांक्षाओं और मूल्यों के अनुसार होना चाहिए। शिक्षा और समाज एक-दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। जहाँ अ, समाज में जैसे ही समाज के मूल्यों और आवश्यकताओं में परिवर्तन होता है, शिक्षा में भी परिवर्तन होता है और हम वैदिक समाज से लेकर आज 21st सेंचुरी तक के समाज में अगर हम उसकी एनालिसिस करें, तो हम इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं। वहीं पर शिक्षा में जैसे ही हम शिक्षा में परिवर्तन करते हैं, शिक्षा के उद्देश्यों में परिवर्तन करते हैं, समाज में भी परिवर्तन होता है। तो इस तरह से अगर हम देखें, तो शिक्षा और समाज दोनों एक-दूसरे से संबंधित है। इसलिए जो शिक्षा का जो पाठ्यक्रम बने, वो समाज की आवश्यकताओं, आकांक्षाओं और मूल्यों के अनुरूप होना चाहिए। अब समाज की जो आवश्यकताएँ हैं, उनको विद्वान लोग मुख्यतः 3 वर्गों में, यानी 3 कैटेगरीज़ में उन आवश्यकताओं को रखते हैं, जिनको ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए। अ, इसमें जो पहली आवश्यकता है, वो निश्चित रूप से पाठ्यक्रम विषय वस्तुओं का एक नियोजित श्रेणीबद्ध क्रमबद्ध संग्रह है। तो विषय वस्तु उद्देश्य जिसको कि वो कंटेंट ऑब्जेक्टिव कहते हैं। इस कंटेंट ऑब्जेक्टिव में जो विषय वस्तु वो कहते हैं, वो रखी जाए, वो कुछ आधारभूत क्षेत्र जैसे भाषा है या गणना है। ये 2 ऐसे आधारभूत क्षेत्र हैं जिस विषय वस्तु के, जिनसे कि हमें और विषयों को पढ़ने में, कम्युनिकेशन करने में, संप्रेषण करने में आसानी होती है। इसलिए या हम कोई भी ज्ञान ग्रहण करते हैं, किसी भी कौशल को प्राप्त करते हैं, कोई भी अभिवृत्ति हम ग्रहण करते हैं, तो मुख्यतः हमें 2 आधारभूत विषयों की आवश्यकता पड़ती है। एक होता है भाषा और दूसरी होती है कंप्यूटेशन या गणना। तो इनको ज़रूर सम्मिलित किया जाए। साथ ही एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करने के लिए साइंस के विज्ञान के विषयों को सम्मिलित किया जाए, जिसमें फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है और कुछ सामाजिक विज्ञान के विषयों को सम्मिलित किया जाए, जिसमें इतिहास है, जो ज़रूर किया जाए, जिसमें इतिहास है, भूगोल है, अर्थशास्त्र है और सामाजिक विज्ञान है। क्योंकि ये विषय जो हैं, वो बच्चों के अंदर अवेकनेस उत्पन्न करते हैं, जागृति उत्पन्न करते हैं और ये उनको समाज के प्रति उनके अंदर समाज के प्रति जागृति और अपने अंदर भी स्व-जागृति, सेल्फ अवेयरनेस उत्पन्न करने में ये सहायक होते हैं और साथ ही इनके द्वारा जो अंतरवैयक्तिक संबंध हैं, जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है, वो भी और अधिक बेहतर बन जाती है। तो ये है था हमारा पहला वर्ग जो उन्होंने किया कि सोशल नीड्स को ध्यान में रखने में जो सबसे पहली चीज़ हम करेंगे, वो विषय वस्तु कंटेंट करेंगे, ताकि समाज की हर क्रियाओं में हम प्रतिभागिता कर सकें। दूसरा जो उन्होंने कहा, वो बड़ा इम्पोर्टेंट वर्ग है जीवन कौशल उद्देश्य या लाइफ स्किल ऑब्जेक्टिव्स। अब लाइफ स्किल्स बहुत सारी होती हैं, लेकिन जब हम करिकुलम में इंक्लूड करने की बात करते हैं, तो हम मेनली उन लाइफ स्किल्स की बात करेंगे, जो कोर लाइफ स्किल्स होती हैं, यानी जो आधारभूत लाइफ स्किल्स होती हैं। जीवन कौशल हम उन्हें कहते हैं, जो वे कौशल हमारे हमारे अंदर के वे कौशल्स या वो स्किल जो हमें प्रतिदिन यानी व्यावहारिक जीवन की जो डिमांड्स हैं, जो माँगे हैं और जो चुनौतियाँ हैं, उन्हें बेहतर ढंग से मैनेज करने में हमारी सहायता करती हैं। तो ऐसे पाठ्यक्रम में वो चीज़ें इंक्लूड की जानी चाहिए, जो हमें अ, इन लाइफ स्किल्स की शिक्षा दे सके। तो कोर लाइफ स्किल्स ज़रूर करने चाहिए। अब कोर लाइफ स्किल्स में कौन-कौन से लाइफ स्किल्स होते हैं? जैसे सेल्फ एस्टीम होता है, जिसमें आत्मसम्मान हम कहते हैं। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट होता है, जिसमें कि हम
अपना मूल्यांकन कर सकते हैं, अपने आप को इवैल्यूएट कर सकते हैं कि हम कहाँ हैं। और अगर किसी का सेल्फ एस्टीम अच्छा और ये एक ऐसी पावर है व्यक्ति के अंदर जो उसको सब कुछ करा सकती है अगर उसके सेल्फ एस्टीम को अच्छा कर दिया जाए या बूस्ट अप कर दिया जाए। जिनका सेल्फ एस्टीम लो होता है, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी लो हो जाता है। इसलिए ये एक ऐसी लाइफ स्किल है जिसको करिकुलम के माध्यम से बच्चों में विकसित किया जाना चाहिए। इसके अलावा सेल्फ अवेयरनेस है, स्व जागृति है, यानी हमारे अंदर कौन-से विचार, कौन-सी भावनाएँ, कौन से कार्य, कौन से संवेग हमारे अंदर की जो चीज़ें हैं, उनसे मैच करते हैं, यानी हम अपनी क्षमताओं के बारे में जान सकें। तो ये जो चीज़ें हैं, ये हमें मदद करेंगी समाज में बेहतर ढंग से अपने आप को समायोजित करने में, अपने आप को एक जागरूक नागरिक बनाने में ये हमारी सहायता करेंगी। इसके अलावा जैसे कि स्ट्रेस मैनेजमेंट है या अपने इमोशंस को मैनेज करना है, तो ये जो है वो भी हमें बेहतर जीवन जीने के लिए प्रेरित करेंगी। इसके अलावा कुछ और स्किल्स की बात भी की जा सकती है, जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है या क्रिटिकल थिंकिंग है, क्रिएटिव थिंकिंग है, रिफ्लेक्शन है, ये भी हमारे कुछ कोर स्किल्स हैं। यदि इनको इनकलकेट कर दिया जाए, तो व्यक्ति समाज का एक बहुत उपयोगी एक यूज़फुल और उत्पादक प्रोडक्टिव मेंबर समाज का बन सकता है, जिससे उसका स्व-विकास भी होगा, सेल्फ डेवलपमेंट भी होगा और सोसाइटी का डेवलपमेंट, दोनों ही डेवलपमेंट संभव होंगे। अब एक तीसरी तरह का जो वर्ग उन्होंने रखा, वो था मेथोडोलॉजिकल स्किल ऑब्जेक्टिव। ये जो मेथोडोलॉजिकल स्किल ऑब्जेक्टिव है अ, हम सब जानते हैं कि बाल्यावस्था में या जब हम चाइल्डहुड में होते हैं, तो ज़्यादातर हमारी जो शिक्षा होती है या वो अनौपचारिक होती है, इनफॉर्मल होती है। जैसे-जैसे हम थोड़ा-सा अ, आगे बढ़ते हैं, बड़े होते हैं, एडल्टहुड की तरफ बढ़ते हैं वैसे-वैसे हमें कुछ चीज़ों में औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है। यानी ये हमें कुछ नए ज्ञान, कुछ नए स्किल्स की हमें आवश्यकता पड़ती है। एक तरह से समाजशास्त्र में इसको हम एक्कल्चरेशन कहते हैं, जहाँ पर कि एक्विज़िशन ऑफ न्यू स्किल्स एंड न्यू नॉलेज हमें उसकी आवश्यकता पड़ती है। तो ये एक तरह से नई स्किल्स को ऐड करने का है क्योंकि समाज के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए हमें डिफरेंट तरह के प्रोफेशनल्स की आवश्यकता पड़ती है। डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, बिज़नेसमैन हैं, पुलिस के लोग हैं, सभी लोगों की आवश्यकता पड़ती है। तो ये सब लेकिन इनको अपनी ड्यूटीज़ को बेहतर ढंग से परफ़ॉर्म करने के लिए समाज में इनको समय-समय पर ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है, समय-समय पर प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, समय-समय पर नई स्किल्स की आवश्यकता होती है। यानी इनकी अपनी जो नॉलेज है, जो स्किल्स हैं, उनमें टाइम टू टाइम अपग्रेडेशन की आवश्यकता होती है और इसलिए ये जो मेथोडोलॉजिकल स्किल ऑब्जेक्टिव है, ये एक तरह से ट्रेनिंग से रिलेटेड है कि नए ज्ञान और कौशल की समाज को बेहतर ढंग से चलाने के लिए समय-समय पर हमें ट्रेनिंग की या पर्सनल की अपनी नॉलेज को अपडेट करने की हमें आवश्यकता पड़ती है। तो इस तरह से ये वर्ग जो है, ये भी करिकुलम में विशेष तौर पर सम्मिलित किया जाना चाहिए क्योंकि इससे भी थोड़ी-सी सेल्फ अवेयरनेस बढ़ जाती है। तो ये तो बात जब हम कर रहे थे, तो हमारा पाठ्यक्रम कितने लेवल पर बनाया जाता है और पाठ्यक्रम को बनाते समय मुख्य जो 2 बातों को हमें ध्यान में रखना होता है, चूँकि बच्चे के लिए पाठ्यक्रम बना रहे हैं और बच्चा समाज का एक बेहतर और उपयोगी सदस्य हो पाए, इसके लिए हमें समाज की नीड की आवश्यकता होती है। चलिए ये जो करिकुलम बनता है, हम थोड़ी-सी बात को और आगे बढ़ाते हुए कि जब हम करिकुलम बनाते हैं, तो ये करिकुलम अ, एक करिकुलम फ्रेमवर्क होता है, जिसके आधार पर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। जब भी हम किसी भी चूँकि अभी पहले हम लोग जब करिकुलम और सिलेबस का डिफरेंशिएशन कर रहे थे, तो हमने ये जाना था कि करिकुलम पूरे प्रोग्राम या कोर्स का होता है और सिलेबस एक सब्जेक्ट का होता है। तो किसी भी प्रोग्राम या कोर्स का जो पाठ्यक्रम है, करिकुलम जो वो फ्रेमवर्क के आधार पर बनाया जाता है और ये जो करिकुलम फ्रेमवर्क होता है, ये राज्य
स्तर या केंद्रीय स्तर की जो एपेक्स एजेंसीज़ होती हैं, उनके द्वारा ये बनाया जाता है। जैसे अगर हम उदाहरण के तौर पर आपको ये बात बताना चाहें, तो भारत में जो स्कूली शिक्षा का इंडिया में जो स्कूल की शिक्षा का जो करिकुलम होता है, वो एनसीईआरटी के द्वारा तैयार किया जाता है, यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो वो जो फ्रेमवर्क स्कूली शिक्षा का तैयार करता है, उन्हीं की गाइडलाइन के हिसाब से पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। इसी तरह से जो बीएड और एमएड है, उसका जब पाठ्यक्रम बनता है, जिसको हम एनसीएफटीई कहते हैं, यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, ये एक और एपेक्स एजेंसी एनसीटीई, जिसको हम नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन कहते हैं, जिस उसके द्वारा इसको तैयार किया जाता है। तो ये जो होते हैं, इसी तरह से जब हम स्टेट लेवल पर पाठ्यक्रम बनाते हैं, तो स्टेट लेवल पर ये जो पाठ्यक्रम होते हैं, ये अभी हमने बीसीएफ की बात आपसे की कि ये जो बीसीएफ है, यानी बिहार करिकुलम फ्रेमवर्क है, उसकी जो गाइडलाइंस होती हैं, उसके आधार पर स्टेट लेवल का जो पाठ्यक्रम होता है, वो बनाया जाता है। और जो नेशनल लेवल का जो पाठ्यक्रम होता है, वो नेशनल पॉलिसी के आधार पर बनता है। तो जो नेशनल करिकुलम है, उसमें जो नेशनल पॉलिसीज़ होती हैं, उनके आधार पर हम इस पाठ्यक्रम को तैयार करते हैं। तो ये बात तो हो गई कि हमारा जो पाठ्यक्रम है, वो करिकुलम फ्रेमवर्क जो कि केंद्र और राज्य सरकार की एपेक्स एजेंसियों के द्वारा बनाया जाता है, उनकी गाइडलाइंस के हिसाब से हम पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं। अब हम पाठ्यक्रम को बात को अपनी आगे बढ़ाते हुए कि कॉन्टेक्स्ट ऑफ करिकुलम क्या होते हैं? किन परिप्रेक्ष्य में करिकुलम या किस कॉन्टेक्स्ट में हम करिकुलम का निर्माण करते हैं, उन कॉन्टेक्स्ट की चर्चा करना भी करिकुलम के बारे में जब हम जान रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उस चर्चा को करना भी बहुत आवश्यक होता है। कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो सबसे पहले हम हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को लेते हैं या फिर हम ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य कह सकते हैं या ऐतिहासिक संदर्भ कह सकते हैं। आप सब शिक्षा शास्त्र के विद्यार्थी हैं, आपने शिक्षा शास्त्र विषय का चयन किया है। तो आपके लिए ये समझना बहुत आवश्यक है कि भारत में पाठ्यक्रम कब किस तरह का पाठ्यक्रम रहा है या पाठ्यक्रम का डेवलपमेंट कैसे हुआ, पाठ्यक्रम में कैसे परिवर्तन हुआ, यानी वैदिक काल में पाठ्यक्रम कैसा था, फिर मिडेवल पीरियड में पाठ्यक्रम कैसा हुआ, फिर ब्रिटिश पीरियड में पाठ्यक्रम कैसा था, इंडिपेंडेंस के बाद पाठ्यक्रम कैसा था और आज जब हम 2020 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत पाठ्यक्रम का निर्माण अ, हो रहा है और करने जा रहे हैं, तब हमारा पाठ्यक्रम कैसा होगा, ये जानना विद्यार्थियों के लिए और शिक्षकों के लिए या जो करिकुलम प्लानर्स हैं, उनके लिए बहुत आवश्यक होता है। क्योंकि जब हम हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, तो हमें उससे फ़ायदा ये होता है कि ये जब हम उसकी एनालिसिस करते हैं, तो ये हमें उन टॉपिक्स को आइडेंटिफ़ाई करने में हमारी मदद करता है कि कौन से टॉपिक्स जो हैं, वो आउटडेटेड हो गए हैं। उनको हमें उनकी अब और कौन-सी नई अपडेट्स आ गई हैं और हम उनको कैसे रिप्लेस करेंगे। दूसरी बात ये होती है कि करिकुलम फ्यूचरिस्टिक होता है। हम करिकुलम को सिर्फ़ आज के हिसाब से नहीं बनाते, हम उसको एक विज़न के आधार पर बनाते हैं कि आज का जिसका चाइल्डहुड है, 10 साल के बाद जब वो एडोलेसेंट पीरियड में आएगा या वो एडल्टहुड में जाएगा, तब उसकी क्या आवश्यकताएँ होंगी, तब वो कैसे कोप अप करेगा, उसके आधार पर भी पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। तो इस तरह से पाठ्यक्रम का यदि ऐतिहासिक विवरण को हम जानें, तो हम बदली हुई जो आवश्यकताएँ हैं, जो नीड्स में चेंज हो रहा है, जो टाइम की डिमांड्स हो रही हैं, उसके हिसाब से हम चल सकते हैं और हम पाठ्यक्रम को ज़्यादा आइडियल, ज़्यादा प्रैक्टिकल बना सकते हैं। हम अपनी गलतियों को रिपीट नहीं करेंगे और अगर हम इस ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को समझते हैं, हम उसकी एनालिसिस करते हैं, तो हम एक डीप इनसाइट की सहायता से, एक गहरी अंतर्दृष्टि की सहायता से हम करिकुलम को प्लान कर सकते हैं और उसका हम ट्रांज़ैक्शन भी अपनी कक्षा में बेहतर ढंग से कर सकते हैं। दूसरा जो कॉन्टेक्स्ट है इम्पोर्टेंट वो है फिलॉसॉफिकल कॉन्टेक्स्ट। फिलॉसॉफिकल कॉन्टेक्स्ट की जब हम बात करते हैं तो दर्शन का संबंध जो है वो जीवन बोध यानी लाइफ की अंडरस्टैंडिंग और लाइफ की वैल्यू से है। दर्शन सीधे-सीधे जीवन बोध और जीवन मूल्यों से संबंधित होता है। पाठ्यक्रम का ये मुख्य आधार है।
पाठ्यक्रम किसके आधार पर बनाया जाता है? उद्देश्यों के अनुकूल। शुरू से हम बात कर रहे हैं कि हम पूर्व नियोजित उद्देश्यों के अनुसार हम विषय वस्तु को संग्रहित करते हैं। अनुभवों को हम एक श्रेणीबद्ध, संगठित या क्रमबद्ध करते हैं। तो जो भी हमारे उद्देश्य होते हैं और उद्देश्यों के जो निर्माण का आधार होता है, वो फ़िलॉसफ़ी ही होती है। हमें उद्देश्य शिक्षा के दर्शन से ही प्राप्त होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम का आधार भी दर्शन है। पर दार्शनिक जो दर्शन में जो अलग-अलग फ़िलॉसफ़ीज़ हैं, जब उनके हिसाब से दर्शन में जो विभिन्नता होती है, उसके हिसाब से पाठ्यक्रम में भी विभिन्नता हो जाती है और इसमें 2 तरह के वर्क्स सम्मिलित होते हैं। स्कॉलर्स इसमें 2 तरह की विचारधाराएँ बताते हैं। एक तो एम्पिरिकल बिलीफ्स हैं, यानी जिनको हम कहते हैं अनुभवजन्य विचारधारा। ये इस विचारधारा के जो लोग होते हैं, वो अनुसंधान या प्रयोग के द्वारा जो तथ्य प्राप्त होते हैं, उन पर बिलीव करते हैं और वो ये दावा करते हैं कि जो फैक्चुअल नॉलेज है, वो केवल अनुभव से प्राप्त होती है तार्किक निगमन से प्राप्त नहीं होती है, जैसा कि दार्शनिक करते हैं। और जो दार्शनिक विचार हैं, वो ज़्यादातर तार्किक निर्णयों पर आधारित होते हैं। लेकिन ये दोनों ही विचारधाराएँ न केवल उद्देश्यों का निर्माण करती हैं, बल्कि ये पाठ्यक्रम के निर्माण में और शिक्षण विधियों की जो उपयुक्तता है या किस शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाए, उसमें भी ये सहायक होती हैं। अ, कुछ दार्शनिक विचारों के हम उदाहरण ले लेते हैं कि कैसे पाठ्यक्रम में ये हमारा सहयोग करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हम आइडियलिज़्म की बात करें, हम आदर्शवाद की बात करें, तो आदर्शवाद क्या होता है? आदर्शों को महत्व देता है, शाश्वत मूल्यों को महत्व देता है, सत्यम, शिवम, सुंदरम उसका आदर्श होता है, सादा जीवन उच्च विचार कहता है। तो जब जीवन के ये जो उच्च मूल्य हैं और जो जीवन की आवश्यकताएँ हैं, उनमें संतुलन बनाए रखने के लिए हमें कुछ जो पाठ्यक्रम में जिन विषयों को आदर्शवादी प्रमुखता देते हैं, उनमें धर्म होता है, नीति शास्त्र आती है, कला आता है, संगीत आता है, साहित्य आता है, वो इसको महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। जब हम नेचुरलिज़्म की बात करते हैं, जब हम प्रकृतिवाद दर्शन का बात करते हैं, तो वो बालक को स्वतंत्रता देने में विश्वास रखते हैं। वो बालक के स्वाभाविक विकास पर जोर देते हैं। इसलिए जब वो पाठ्यक्रम की बात करते हैं, तो वो ऐसा पाठ्यक्रम चाहते हैं जिसमें कि बालक को आत्म अभिव्यक्ति के यानी सेल्फ एक्सप्रेशन के उसको मैक्सिमम अपॉर्च्युनिटीज़ मिल पाएँ, उसको मैक्सिमम अनुभव प्राप्त हो पाएँ और इसलिए वो पाठ्यक्रम में प्रकृति निरीक्षण, ऑब्ज़र्वेशन को प्रमुखता देते हैं खेल-कूद को देते हैं, व्यायाम को देते हैं और वो ऐसे विषयों को महत्व देते हैं जिनको कि बालक खुद ऑब्ज़र्व करके उनसे वो शिक्षा को ग्रहण कर सके। अगर हम प्रैग्मैटिज़्म की बात करते हैं, तो प्रैग्मैटिज़्म जो है वो प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी यानी एक तो सामाजिक कुशलता की बात करता है और दूसरी उपयोगिता के सिद्धांत की बात करता है। और इसलिए जो पाठ्यक्रम का जब निर्माण किया जाता है, तो वो ये कहता है कि पाठ्यक्रम ऐसा हो जिसमें सामाजिक क्रियाओं को महत्व दिया जाए। जैसे हस्तशिल्प है, उद्योग धंधे हैं और अपने संपूर्ण जो पाठ्यक्रम है, उसमें बालक को ही केंद्र बिंदु माना जाए। अगर हम रियलिज़्म की बात करें यानी यथार्थवाद की बात करें, तो वो ये कहता है कि पाठ्यक्रम में उन सभी गतिविधियों को महत्व दिया जाए, जिसकी सहायता से बच्चा वास्तविक परिस्थितियों में रियल परिस्थितियों में रहकर वो ज्ञान का अर्जन कर पाए। इसलिए ये वो उन विषयों पर बल देते हैं, जो दिन-प्रतिदिन की जो क्रियाएँ होती हैं, जो गतिविधियाँ होती हैं, उनसे संबंधित होते हैं। जैसे गणित है, भौतिक विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, इनसे उनका संबंध होता है। तो जैसे-जैसे और जिस तरह के उसमें जिस तरह की दार्शनिक विचारधारा डोमिनेट करती है, जिसका प्रभुत्व होता है, उसी के हिसाब से पाठ्यक्रम में विषयों को समाहित किया जाता है या उनको समावेश किया जाता है। एक और जो इम्पोर्टेंट कॉन्टेक्स्ट है, वो है सोशियोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट जिसकी बात हम लोग पहले से भी करते आ रहे हैं कि सोशल नीड्स की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। क्योंकि शिक्षा को ही हम ये मानते हैं कि शिक्षा बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया है, सोशलाइज़ेशन की प्रक्रिया है और इस तरह से अगर हम देखते हैं तो हम ये भी कहते हैं कि शिक्षा जो है वो सामाजिक संबंधों का अध्ययन है। जो जिससे कि बच्चा समाज की जो मान्यताएँ हैं, जो समाज की आवश्यकताएँ हैं, उनके अनुकूल वो समायोजन करना सीखता है और एक सामाजिक कुशल व्यक्तित्व होने का प्रयास करता है, ताकि उसकी क्रिएटिविटी और जो उसकी प्रोडक्टिविटी है,
उनका उसके अंदर जो है उसको डेवलप किया जा सके और उसे समाज का एक उपयोगी सदस्य बनाया जा सके। अब समाज का प्रभाव व्यक्ति के जीवन के हर पहलू पर पड़ता है और शिक्षा के उद्देश्यों में भी हम समाज और संस्कृति क्या है, उसके क्या मूल्य हैं, उनको हम अधिक महत्व देते हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य में उन विषयों को महत्व दिया जाना चाहिए जिससे कि बालक में सामाजिक कुशलता का विकास हो पाए, जिससे बालक में सामाजिकता का विकास हो पाए, जिससे कि बालक समाज का एक अच्छा नागरिक बन पाए और वो अपनी उन्नति और समाज की उन्नति में अपना योगदान दे सके। अब देखिए समाज का प्रभाव अ, हमेशा पड़ता है। अगर हम किसी रूढ़िवादी समाज को बिलॉन्ग करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारी जो शिक्षा होगी, वो ट्रेडिशनल होगी और उसमें हम जो विद्यालय का कार्य होगा, वो बहुत औपचारिक होगा कि ये करना है, फॉर्मल होगा और उसमें हम ट्रेडिशनल को महत्व देंगे। अगर प्रगतिवादी हमारा समाज होगा, तो हमारी शिक्षा व्यवस्था या विद्यालय का वातावरण में हम प्रगतिवादी विचारों को हम बालक में इनकलकेट करना चाहेंगे। हम कुछ और उदाहरण भी ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम अमेरिका की बात करें, तो वहाँ पर एक लोकतांत्रिक सामाजिक व्यवस्था है। यानी शिक्षा में और इसीलिए फिर वहाँ पर शिक्षा में स्वतंत्रता और समानता को स्थान दिया जाता है और विद्यालय का जो संगठन होता है, जो विद्यालय का वातावरण होता है, वो भी उन्हीं सिद्धांतों को यानी जो लोकतांत्रिक सिद्धांत हैं, उनके आधार पर ही उनका विद्यालय के वातावरण को भी बनाया जाता है। अगर कोई व्यवस्था ऐसी है, जैसे जर्मनी की बात कर लें हम, इटली की बात कर लें, जहाँ पर तानाशाही थोड़ी शिक्षा व्यवस्था है, वहाँ पर अनुशासन, पूरी तरह से डिसिप्लिन और पूरी तरह से आज्ञाकारिता, इनको महत्व दिया जाता है और जो शिक्षा का जो संगठन होता है, वो आधिकारिक ढंग से कि बिल्कुल ये कार्य करने हैं। तो शिक्षा जो है, वो समाज के मूल्य और आकांक्षाओं के अनुरूप होती है और समाज इस बात में मदद करता है कि शिक्षा किस प्रकार की हो तो व्यक्ति जिस प्रकार के समाज का सदस्य होता है उसी परंपराओं के हिसाब से उन्हीं ट्रेडिशन के हिसाब से शिक्षा का स्वरूप भी निश्चित होता है इसलिए इस पर ध्यान देना भी कि समाज कैसा है उसके हिसाब से भी इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी होता है एक और कॉन्टेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक आधार अब जब हम नेचुरलिज्म की बात करते हैं दर्शन की तो वो भी मनोवैज्ञानिक आधार को मानता है। हम ये मानकर चलते हैं कि शिक्षा बालक के लिए है। तो पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय हमें बालक की आवश्यकता, बालक की रुचि, बालक की अभिवृत्ति, बालक की योग्यताएँ, बालक की क्षमताएँ, बालक की लर्नेबिलिटी कि उसके अंदर कितनी पढ़ने की क्षमता है, उसके हिसाब से या जो हम लर्निंग एक्सपीरियंसेस दें, उनको हमें महत्व देना चाहिए। फ्रोबेल एक नेचुरलिस्ट थे, वो कहते थे कि एजुकेशन इज़ अ प्रोसेस बाय व्हिच चाइल्ड्स इंटरनल चाइल्ड मेक्स इट्स इंटरनल एक्सटर्नल यानी शिक्षा वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चे के का जो आंतरिक जो उसके अंदर है, उसको बाहर प्रस्फुटित किया जाता है। तो हम बालक के अंदर जो क्षमताएँ हैं, उनको बाहर करने के लिए हमें पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय उनकी रुचि और उनकी आवश्यकता पर जोर देने की आवश्यकता होती है। एक और कॉन्टेक्स्ट है, जिसमें हम साइंटिफिक कॉन्टेक्स्ट को लेकर चलते हैं। इस तरह में निश्चित रूप से विज्ञान का युग है, 21वीं सदी में हम लोग हैं, तो हमारी शिक्षा या पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिससे कि बालक में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हो सके, उनके अंदर साइंटिफिक लिटरेसी हो, साइंटिफिक टेम्पर का डेवलपमेंट हो और इस परिप्रेक्ष्य में जब हम देखते हैं, तो जो पाठ्यक्रम में विषय सम्मिलित किए जाएँ, उसमें लिटरेसी की अपेक्षा यानी जो साहित्य है, उसकी लिटरेचर की अपेक्षा जो वैज्ञानिक और जो प्रायोगिक विषय हैं, व्यावहारिक विषय हैं, उनको अधिक महत्व प्रदान किया जाना चाहिए। इसी तरह से पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट को ले सकते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक यहाँ पर राजनैतिक व्यवस्था है, ठीक है? और यहाँ पर सभी को शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध हैं। तो हमें जब हम पाठ्यक्रम का निर्माण करें, तो हम लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर जोर दें। हमारे जो पाठ्यक्रम हो, वो विस्तारवादी नीति पर आधारित हो, संकीर्ण ना हो, पाठ्यक्रम इंटीग्रेटेड हो और पाठ्यक्रम में वो विषय रखे जाएँ, जिससे कि बालक में लोकतांत्रिक गुणों का विकास हो पाए।
हमने पहले मुदालियर आयोग की बात की थी। मुदालियर आयोग ने जब शिक्षा के उद्देश्य सेकेंडरी एजुकेशन के लिए निश्चित किए, तो उनका एक उद्देश्य जो बड़ा इम्पोर्टेंट उद्देश्य था, वो ये था, सबसे पहला उद्देश्य था डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीज़नशिप, यानी बालक में लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास किया जाए, क्योंकि जब वो गुण उसमें इनकलकेट किए जाएँगे, तभी वो एक बेहतर नागरिक बन पाएगा और पाठ्यक्रम ऐसा भी हो जिससे कि बालक में व्यावसायिक कुशलता का भी विकास हो पाए। तो ये कुछ परिप्रेक्ष्य थे जिनका हमने आपसे चर्चा की, जिसमें हमने सोशियोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट की बात की, साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट की बात की, साइंटिफिक कॉन्टेक्स्ट की बात की, पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट की बात किया और इनके द्वारा जो है इनको भी ध्यान में रखकर हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की बात की, इनको ध्यान में रखकर हमें पाठ्यक्रम के निर्माण करते समय हमें इनकी एनालिसिस करके भी हमें उसी तरह के जो एलिमेंट्स हैं, जो तत्व हैं, उनको हमें सम्मिलित करना चाहिए। अ, एक पाठ्यक्रम जो है वो कितने प्रकार का टाइप्स ऑफ करिकुलम कितने प्रकार का होता है? चलिए थोड़ी-सी चर्चा हम लोग इस पर भी करते हैं कि पाठ्यक्रम कितने प्रकार का होता है। आप लोगों ने अभी तक जो पाठ्यक्रम पढ़े हैं या जिनकी चर्चा सुनी होगी, मुख्यतः 3 तरह के पाठ्यक्रम हम लोगों ने सुने, जिसमें कुछ पाठ्यक्रम लर्नर सेंटर्ड का नाम आपने सुना होगा, यानी बालक केंद्रित पाठ्यक्रम होते हैं। पाठ्यक्रम टीचर सेंटर्ड होते हैं, शिक्षक केंद्रित होते हैं। पाठ्यक्रम विषय केंद्रित होते हैं। तो जो लर्नर सेंटर्ड होते हैं, अभी जब हम साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे थे, तो जो लर्नर सेंटर्ड होते हैं, उसमें बालक डोमिनेंट रोल होता है, यानी बालक प्रमुख होता है। बालक को केंद्र में मानकर पाठ्यक्रम निश्चित किया जाता है। जब हम टीचर सेंटर्ड की बात करते हैं, तो टीचर डोमिनेट करता है, यानी शिक्षक जो चाहता है उसके बच्चे के लिए क्या आवश्यक है, ये शिक्षक तय करता है और शिक्षक उन विषयों का चयन करता है। और जैसे इसका एक एग्जाम्पल हम वैदिक काल में गुरुकुल्स को ले सकते हैं कि गुरुकुल में जो आचार्य होते थे वो ये निश्चित करते थे कि बच्चे को क्या पढ़ाया जाना चाहिए, कितना पढ़ाया जाना चाहिए और किसको कौन-कौन से विषय पढ़ाए जाने चाहिए, यानी शिक्षक वहाँ पर डोमिनेंट रोल करता था। इसके अलावा जो सब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं, रोम और ग्रीक में इस तरह के पाठ्यक्रम की शुरुआत हुई थी, जहाँ पर विषय डोमिनेट करता है और जो पाठ्यक्रम होता है उसकी विषय वस्तु उसमें हम डिवाइड कर लेते हैं और उस विषय वस्तु का हम एक जगह संग्रह कर देते हैं, जिसको कि हम टेक्स्ट बुक भी कहते हैं। तो इसलिए जो हमारा सब्जेक्ट ओरिएंटेड करिकुलम होता है, उसमें सब्जेक्ट की प्रधानता होती है और इसीलिए हम इसको इस सब्जेक्ट ओरिएंटेड करिकुलम को टेक्स्ट बुक करिकुलम के नाम से भी जानते हैं। कुछ और जो इम्पोर्टेंट करिकुलम है, उनकी चर्चा भी बहुत आवश्यक है, जैसे कि कोर करिकुलम जिसको हम कोर आधारभूत भी कह सकते हैं। ये न्यूनतम जो अधिगम अनुभव होते हैं जिसके द्वारा व्यक्ति समाज में एक जीवन व्यतीत कर सकता है, वो ये कोर करिकुलम होते हैं, जिसमें जैसे 8th तक की है, उसमें भाषा भी ज़रूरी है, गणित भी ज़रूरी है सामाजिक सोशल अवेयरनेस के लिए सामाजिक विषय भी ज़रूरी है, विज्ञान विषय की भी की आवश्यकता है, जिससे कि उसके अंदर एक वैज्ञानिक सोच उत्पन्न हो, तो वो करिकुलम जो बालक की वर्तमान और भावी आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक हो या एक आधार प्रदान करता हो, वो कोर करिकुलम कहलाता है। इसके अलावा एक और जो इम्पोर्टेंट करिकुलम है उसमें नल करिकुलम होता है। नल करिकुलम इज़नर थे। उन्होंने 1979 में इस टर्म को कॉइन किया। ये वो पाठ्यक्रम होता है जो नहीं पढ़ाया गया, व्हिच इज़ नॉट टॉट। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के लिए एडेड तो होता है, जैसे सामाजिक विज्ञान का पाठ्यक्रम ले लें, तो उसमें हम इतिहास पढ़ाते हैं, भूगोल पढ़ाते हैं, अर्थशास्त्र पढ़ाते हैं, राजनीति विज्ञान पढ़ाते हैं। लेकिन हम उसमें एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी को ऐड नहीं करते। पर जब हम सोशल साइंसेज़ पढ़ाते हैं, तो किसी न किसी तरह से साइलेंटली भी हम इनको ऐड कराते हैं। तो वो चीज़ें, वो पाठ्यक्रम का वो भाग जो पाठ्यक्रम में एडेड विषयों के साथ साइलेंटली पढ़ा दिया जाता है, उसको हम नल करिकुलम कहते हैं। हिडन करिकुलम, ये वो करिकुलम होता है जो सिलेबस में
इंक्लूडेड नहीं होता, कहीं भी लिखित उसका कोई भी प्रारूप नहीं होता है। आप समझ रहे होंगे कि ये जो होता है वो वैल्यूज़ से रिलेटेड होता है। वैल्यूज़ के बारे में हम एक बात कहते हैं कि वैल्यूज़ आर नॉट टॉट, दे आर कॉट। वैल्यूज़ हमेशा इमिटेट की जाती हैं, तो इन्हें सिलेबस में नहीं लिखा जाता हिडन करिकुलम में। ये बच्चों में टीचर के व्यवहार से, क्लासरूम एनवायरनमेंट से, जो प्रोसीजर्स अपनाए जाते हैं, उ यानी पूरी शैक्षिक व्यवस्था में ये इंक्लूडेड होता है। जब हम उदाहरण के लिए स्कूल में कोई नेशनल डे सेलिब्रेट करते हैं, जब हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में काम करते हैं, जब क्लासेस में ग्रुप डिस्कशंस होते हैं, जब हम क्लासेस में टीम वर्क बना के काम करते हैं, तो ये जो टीम वर्क है, जो ग्रुप वर्क है, जो एक-दूसरे के साथ कार्य करने का जो एक तरीका डेवलप होता है, ये जो चीज़ें हैं, ये बच्चों के अंदर एक ऐसी वैल्यूज़ डेवलप करते हैं, जो लिखित तो नहीं होता पर असम्पशन होता है कि पाठ्यक्रम में ये चीज़ें जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, उसके अंतर्गत ये चीज़ें बच्चों को प्रदान की जाएँगी क्योंकि ये उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए, उनके चरित्र निर्माण के लिए ये बहुत आवश्यक होता है। एक और तरह का करिकुलम जिसे कि हैप्पीनेस करिकुलम कहा जाता है, ये अ, बहुत आवश्यक है और हमें तो ये लगता है कि एक बड़ा पॉज़िटिव स्टेप है और दिल्ली सरकार ने जुलाई 2018 में इस कार्यक्रम की शुरुआत भी की है। आपको पता है कि बहुत विविध परिप्रेक्ष्य में, डाइवर्सिफ़ाइड कंडीशंस में भारत में बच्चों का विकास होता है। कहीं पर तो बच्चे ऐसे हैं जिनको तमाम तरह की सुख-सुविधाएँ उपलब्ध हैं, पैम्पर्ड हैं वो बच्चे और कहीं पर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें न्यूनतम सुविधाएँ भी उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। हम अपने जीवन में अ, सब कुछ करना चाहते हैं, बेस्ट अपने जीवन में अचीव करना चाहते हैं और हम बहुत सी चीज़ें अचीव भी कर लेते हैं। लेकिन अगर उनसे पूछा जाए तो कहीं न कहीं अचीव करने के बाद भी हैप्पीनेस, खुशी जो हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य होता है, वो कहीं न कहीं मिसिंग होती है। तो इस प्रकार का जो पाठ्यक्रम है उसका प्रचलन शुरू हुआ है और इसका जो मुख्य उद्देश्य है, वो व्यक्ति की भावनाओं यानी उसकी फीलिंग्स में और उसके बिहेवियर में हैप्पीनेस को डेवलप करना है और इसलिए आवश्यकता है भारत में कि जो एकेडमिक करिकुलम्स हैं, उनके साथ-साथ यानी जो स्कॉलास्टिक करिकुलम्स हैं उनके साथ-साथ को-स्कॉलास्टिक जो करिकुलम्स हैं, उनको भी रखा जाए, जिससे कि बच्चों के अंदर माइंडफुलनेस, बच्चों के अंदर सेल्फ अवेयरनेस, बच्चों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग, बच्चों के अंदर क्रिएटिव थिंकिंग इनका विकास हो पाए क्योंकि ये जो सब्जेक्ट्स हैं, ये बच्चों के अंदर कॉग्निटिव एबिलिटी तो उत्पन्न करेंगे ही, साथ में जो आजकल जिसके बच्चे बहुत शिकार हो रहे हैं, जिसमें एंग्ज़ायटी है, डिप्रेशन है, टेंशन है, इनटॉलरेंस है, इनको भी ये भी खत्म होंगे और हमारे जो बच्चे हैं, वो एक अवेयर और अवेकेंट नागरिक के रूप में होंगे और अगर इस तरह का करिकुलम जिसकी कि दिल्ली सरकार ने शुरुआत की है, तो मुझे लगता है कि एक पॉज़िटिव है। जल्दी से एक ईसीपी भी एक है, जिसमें एंटरप्रेन्योरशिप करिकुलम प्रोग्राम है। इसकी भी शुरुआत 2018 में दिल्ली में शुरू हुई है। जिसका जो मुख्य आधार वो ये है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था इस बात से समझी जाती है कि वहाँ पर कितने लोगों को नौकरी मिली, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, पर कितने लोग नौकरी देने वाले हैं। तो ये जो एंटरप्रेन्योरशिप करिकुलम प्रोग्राम है, ये एक ऐसे बच्चों को तैयार करेगा, जिनके अंदर ये माइंडसेट डेवलप होगा और इसके द्वारा जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, वो दूर होगी। ये प्रोग्राम एक्शन ओरिएंटेड होगा, जिसमें 50% हमारा जो करिकुलम होगा, वो इस रिसर्च पर प्रैक्टिकल रिसर्च पर आधारित होगा कि कहाँ-कहाँ पर ये उद्यम शुरू किए जा सकते हैं, कौन-कौन से रिसोर्सेज़ हैं, कौन-कौन से सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनसे हम क्लासेस में या जिनको रोल मॉडल करके हम उनसे कुछ सीख सकते हैं और हम एक बेहतर प्रोडक्टिव नागरिक बन सकते हैं। तो इस तरह की कार्यक्रम को भी दिल्ली में शुरू किया गया और ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हमारे एजुकेशन सिस्टम को जॉब सीकर से जॉब मेकर में ट्रांसफ़ॉर्म करने में या उसको रूपांतरित करने में सफल होगा। तो ये कुछ हमने बात की थी कि हमारे पास कितने तरह के करिकुलम होंगे और हम उम्मीद करते हैं कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है अगर उसको बेहतर ढंग से जिन करिकुलम की जो प्लानिंग है वो अगर अच्छी तरह से की जाएगी तो हम निश्चित रूप से जॉब सीकर से जॉब मेकर की यात्रा को इस 21वीं सदी में ज़रूर पूरा
पूरा कर पाएँगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ इसी अपनी बातों के साथ हम अपनी इस वार्ता को, अपनी इस टीचिंग को यहाँ पर अपनी बातचीत को समाप्त करना चाहते हैं और आगे के सेशंस में हम लोग इसके कुछ और जो इम्पोर्टेंट इश्यूज़ हैं जिसमें कि हमारे कैसे टीचिंग लर्निंग मेन क्या है, किन-किन प्रिंसिपल्स के आधार पर हम करिकुलम बनाते हैं, कैसे टीचिंग लर्निंग का हम असेसमेंट करते हैं, कैसे हम उसका एक बेहतर असेसमेंट करेंगे, इन बातों की चर्चा हम अपने आगे के सेशन में करेंगे और आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।